तो आज हम लोग जो है इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बेटा वॉइस क्लियर है कृष्णकांत? बता दो चैट बॉक्स में। कल बात कहाँ तक हो गई थी कि प्रोटोबायोन्ट, ईओबायोन्ट, ठीक है। अब क्या है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, ठीक है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब हुआ है? प्रोकैरियोट्स, व्हेन बैक्टीरियोक्लोरोफिल was developed in some chemoautotrophic bacteria. They started to convert light energy into chemical energy. Mode of nutrition is called as photosynthesis. मतलब कि जब बैक्टीरियोक्लोरोफिल किसमें डेवलप हुआ? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। सबसे द फर्स्ट लिविंग बीइंग जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया था, जो प्रोकैरियोट था, वो क्या था हमारा? क्या था? इवोल्यूशन से थ्री क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 में। 3 क्वेश्चंस। ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, हाँ तो हो गया, सामने लिखा हुआ है। तो अब वैसे भी सामने ही लिखा हुआ था जब मैं इन लोग से पूछ रही थी। तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल जब डेवलप हुआ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, इन्होंने क्या करना शुरू किया? केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू किया, लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक। इन्होंने यूज़ क्या किया? H2S एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। दे यूज H2S एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन instead of H2O। इसलिए इनको क्या कहा गया? नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। क्या कहा गया? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया, जो कि प्रोकैरियोट था, तो वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था कि नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। ऐसे करके वो 4 ऑप्शन बना के देंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि कीमो हेट्रोट्रॉफ्स होता है, दूसरी चीज़ कि नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, और उसका एग्जांपल क्या होता है? प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया था, क्योंकि ये जो सोर्स था वो हाइड्रोजन मतलब वाटर की जगह H2S को यूज़ कर रहा था, ठीक है। इतना क्लियर है? H2S तो पता ही होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद है। सब मॉलिकुलर चेंजेस, कुछ मॉलिकुलर चेंजेस हुए। अब इवोल्यूशन फिर क्या हुआ? कुछ मॉलिकुलर चेंजेस हुए बैक्टीरियोक्लोरोफिल में, जो इसके पास था, और इसने अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया कि ये ट्रू क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, ठीक। तो अब ये क्या कर रहा है? H2O को एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ कर रहा है और रिलीज कर रहा है क्या? ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। तो अब मेरे को यहाँ से ये बताइएगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो क्या अब केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल है इन्वायरमेंट में? अब ऑक्सीजन आया है, समझ रहे हो? तो अब केमिकल एवोल्यूशन उस तरीके से होगा जिस तरीके से पहले हो रहा था।
मतलब अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रेदर देन रिड्यूसिंग। तो मॉलिकुलर चेंजेस हुए हमारे बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स में। उसके बाद आप लोग का एक काम है कि जितना भी स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी फिर उसके बाद यहाँ तक का फ्लो चार्ट में आप लोग बना के लेके आओगे, ठीक है। मॉलिकुलर चेंजेस अकर्ड इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रू क्लोर। वैसे मैंने बनाया है लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसा बनाएंगे, ठीक। मैं अपना वाला भी दूंगी, आप लोगों का वाला भी देखूंगी। सच ऑर्गेनिज्म यूज़ किया इन्होंने H2O एज सोर्स। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि देवर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। साइनोबैक्टीरिया इनको कहा गया, या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले क्या आया, कीमो हेट्रोट्रॉप्स प्रोकैरियोट में। फिर उसके बाद क्या आया, क्योंकि उसके बैक्टीरियो क्लोरोफिल में वो क्या कर रहा था, वो H2S को यूज़ कर रहा था रेदर देन H2O फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला जा रहा था, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसके बाद जो आया है वो हमारा है साइनोबैक्टीरिया। अब क्या हुआ, इनका जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, जो H2S यूज़ हो रही थी उसकी जगह H2O यूज़ होने लगा, और इसको कहा गया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और क्या कहा गया, या तो इसका ये इनका एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर, ये याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कल जब क्वेश्चन होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और कहाँ से बनेगा। अब सुनिए, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ठीक। लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया वाज अ रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया हिस्ट्री ऑफ अर्थ में, ठीक है। इट इंक्लूड्स सम मेजर चेंजेस लाइक एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ चेंज्ड। एटमॉस्फेयर जो था चेंज हो गया, अब रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो आपको बस इतना लिखना है ऑक्सीजन ऑफ रिवोल्यूशन में कि atmosphere of earth change from reducing to oxidizing due to which bacteria, cyanobacteria। और उसको क्या बोल सकते हैं, वो तो उसका नाम है, हाँ ठीक है। मतलब ऑक्सीजनिक में आया कि नॉन ऑक्सीजनिक में आया, ऑक्सीजनिक में आया क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर बिकॉज केमिकल एवोल्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। डायरेक्ट ये नीट का क्वेश्चन है कि अगर क्या केमिकल एवोल्यूशन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, 4 तरीके के ऑप्शन बना के देगा कि केमिकल एवोल्यूशन अकर्स इन ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बोथ, फिर फोर्थ और कुछ बना देगा, ठीक है। अभी तो बताना आसानी है। फ्री O2 ऑक्सीडाइज क्या करता है, फ्री O2 आया, इसने CH4 यानी मीथेन और अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया और क्या बनाया, गैसेस बनाई हमारी CO2, N2 और H2O, ठीक है, क्योंकि अब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आ गया है, ठीक। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन फॉर्म्ड अब ऑक्सीजन आया, इसने ओजोन लेयर भी बनाई तो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जिसने क्या किया, एब्जॉर्ब करना शुरू किया यूवी रेज ऑफ सनलाइट। क्लियर है। सम प्रोकैरियोट्स एडाप्टेड देमसेल्व्स फॉर, अब कुछ प्रोकैरियोट्स और भी थे जिन्होंने अपने आप को एडाप्ट किया। इवोल्यूशन मतलब क्या है, डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन भाई क्या है, डार्विन कौन है बताओ। हाँ, फिटनेस ऑफ सर्वाइवल और फादर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। मेन उनकी जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुई। तो सम प्रोकैरियोट्स, अब इसने क्या, कुछ प्रोकैरियोट्स और भी थे जिन्होंने एडाप्टेबिलिटी स्टार्ट करी फॉर एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से 20 टाइम्स मोर एनर्जी देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन से आई, ठीक। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हमारा स्टार्ट होके कहाँ तक पहुँच गया, प्रोकैरियोट
ऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट तक पहुंच गया, साइनोबैक्टीरिया तक। और जो हमारा इन्वायरमेंट था वो कहाँ से, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक है, अब आए भाई प्रोकैरियोट हो गया, यूकैरियोटिक सेल भी आएगी। फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल डेवलप्ड इन द सेल मेटाबॉलिकली, इट बिकेम मोर एक्टिव। दिस फ्री लिविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ से याद रखिएगा 1.5 बिलियन ईयर एगो इन द, याद रखने वाली बात कि ये कब हुए थे, 1.5 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स कब हुआ था, अर्थ, याद हो गया तुम लोगों। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनेल, जो कि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है आयुषी? स्ट्रक्चर वाइज होते हैं। जैसे अब किसी हाउस में देख लो तो किचन अलग होता है, और अगर बेडरूम देख अलग होता है, गैलरी अलग होती है, वैसे काफ़ी स्ट्रक्चर वाइज होता है। उसमें जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं ऑर्गेनेल उसमें होते कहाँ हैं, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब कहाँ होता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है भाई। सेल तुम लोग एक बार वापस से पढ़ लो। गोल्जी बॉडी नहीं होता है, उसमें 70S राइबोसोम होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस, ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है उसमें। और उसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, मतलब क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे डीएनए हमारा पूरा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया में पता होगा तुम लोग को, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कौन प्ले करता है, जो मैं इतना भी हिंट दे रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। हाँ, मेसोफिल प्लांट में होता है। पहुँच गए हो, मीजो तक पहुँच गए हो, लेकिन फिल बहुत गलत आंसर है। अब तो मतलब मीजोफिल होगा और वो होगा मीजोसोम होगा आंसर में, तो तुम लोग मीजोफिल लगाओगे, मीजोसोम होता है। These three living unicellular, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो यहाँ से हमारा यूकैरियोट्स डेवलप हुए। अब देखिए, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे कि इन्होंने पूरा इतना, मतलब इतनी बड़ी चीज़ को अपने एक एपरेटस में, लैब में सारी चीज़ें इन्होंने इंस्टॉल करके दिखा दिया। हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 में। SL मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिमिलर कंडीशन बनाई लेबोरेटरी में अपनी, जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ में पाई जाती थी। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, CH4। ये याद रखना, इस पे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि कौन कौन सी मतलब हमारे थे एलिमेंट्स थे जो कि अर्ली अर्थ में प्रेजेंट थे। तो ये आपको बाय ऑन टिप रटा होना चाहिए कि मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था। ठीक है, और ये टेम्परेचर भी उसके साथ पूछा जाता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो उन्होंने क्या लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया, वाटर वेपर लिया, और जो टेम्परेचर दिया वो कितना दिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैनले एंड यूरे ने, ठीक है, क्रिएटेड किया इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया बाय यूजिंग 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ सिंपल अमाइनो एसिड। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर कि यहाँ से इसका एक न्यूमोनिक्स याद कर लीजिए कि आग निकल गई। ठीक है, आग निकल गई मतलब कि एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। ठीक, जब इन्होंने ऐसी कंडीशन दी तो आग निकली, मतलब कि एलेनिन बना, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। और ये सेम सिचुएशन क्या थी वहाँ पे ओशियन में, अर्थ में जब रेनफॉल हुआ तो वहाँ पे भी ये 3 अमाइनो एसिड्स देखे गए। क्लियर है? सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने इसके बाद क्या देखा, शुगर भी बन रही है, नाइट्रोजनस बेसिस भी बन रहे हैं, पिगमेंट भी बन रहा है, फैट्स भी बन रहे हैं।
ये है इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ से पहले तो इन्होंने जो वैक्यूम पंप लगा के पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया इन्वायरमेंट, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ वाटर था, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बॉइलिंग हीटिंग देकर क्या किया, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे गैसेस ली इन्होंने और इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कंडेंसर लगा के इन्होंने कंडेंस कराया और ये लिक्विड वाटर इन ट्रैप, यहाँ पे जो चीज़ें मिली उसी को क्या कहा गया, वहाँ से सबसे पहले क्या निकली, आग। कौन कौन से थे, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। क्लियर, क्लियर है। अब ये है कि एविडेंस फ्रॉम मेटेरियोइड्स, जो अभी ये भी देखा गया कि अगर मेटेरियोइड जो दूसरी जगह से आते हैं, स्पेस से आते हैं, उनमें भी सेम एलिमेंट मिले, तो मतलब कि यही था इवोल्यूशन। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। कृष्णकांत से भी बात कर ली। बेटा क्लियर है कृष्णकांत? चैट बॉक्स में टाइप कर दो बेटा, टाइप इन द चैट बॉक्स जल्दी। क्लास में नहीं आओगे क्या तुम, वहीं से क्लास करोगे रोज? अच्छा, रेनकोट आता है उसके लिए। अब देखिए एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ, अब इसका एविडेंस आया, ठीक है। पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस, स्टडी ऑफ फॉसिल, क्या बोलते हैं हम, पेलिएंटोलॉजी। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, यहाँ से कम नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ का बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप। स्टडी ऑफ फॉसिल, पेलिएंटोलॉजी, ठीक है। बस इतना ही लिखें इसमें। स्टडी ऑफ फॉसिल मतलब कि फॉसिल की स्टडी को क्या कहा गया, पेलिएंटोलॉजी कहा गया। और फॉसिल्स होते क्या है हमारे, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, किसी को आइडिया है? फॉसिल्स जो होते हैं हमारे, जो अवशेष होते हैं हमारे, वो कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? रॉक्स 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में ही क्यों पाया जाता है? हाँ सही तो बता, सेडिमेंट्स मिनरल्स और ऑर्गेनिक्स डिपॉजिट्स होते जाते हैं। तो जब भी कोई डेड मटेरियल है, जब वो डिपॉजिट हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लायल, फॉसिल्स आर इम्प्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। तुम लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छा है, ठीक। तो ये हो गया रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जब हमने रॉक्स जो थी फ्रॉम सेडिमेंट और क्रस्ट से देखा तो क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट। मान लो ये है, ये है, ये है, ये, ठीक है, ये है और ये है। ये लेयर्स हैं, सेडिमेंट लेयर्स हैं, ठीक है। ए और बी, ए वाला ओल्डर फॉसिल है कि बी वाला ओल्डर फॉसिल है, पता है तुम लोग को? पता है, बिल्कुल सही बात है, बी वाला है, बिल्कुल करेक्ट। तुम लोग को समझ में आया ये बात? तुम लोग को समझ में आई ये बात? देखो मान लो मेरे ही पर बाबा होंगे, वो पहले मरे होंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। तो वो जब गए रॉक, मतलब उनका सेडिमेंट देखा गया, तो वो
मैं मान लो ये हूँ, ए हूँ, बी हूँ, और वो मेरी थर्ड मतलब लास्ट थर्ड जनरेशन थी, ठीक, सी। तो अब यहाँ पे क्या है, फॉसिल्स क्या है, मैं भी तो एक दिन फॉसिल में ही कन्वर्ट हो जाऊँगी, या फिर आप लोग भी उसी में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो ये सी वाले क्या हुए, ये सबसे ओल्डर फॉसिल हैं, ठीक है, और ये सबसे न्यूएस्ट फॉसिल, जो सबसे पहले पाया जाएगा वो न्यूएस्ट फॉसिल है, और जो सबसे लास्ट में फॉसिल पाया जाएगा वो क्या है, हमारा ओल्डर फॉसिल है। और इसी को हम रिलेटिव रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें एब्सोल्यूट डेटिंग करनी हो, रेडियो एक्टिव डेटिंग करनी हो, तो हम कैसे करेंगे, आप लोग बताइएगा मुझे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से मुखातिब होती हूँ, रुक जाइए। यूरेनियम जो होता है वो क्या होता है, लेड में कन्वर्ट होता है जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है ओवर द टाइम, ठीक है। तो बेसिकली जब अब यहाँ पे अगर आपको एब्सोल्यूट पता लगाना है कि ये फॉसिल कितना पुराना है, एक तो तरीका वो हो गया, और एक तरीका ये हो गया कि एब्सोल्यूट एक्यूरेट हमें पता लगाना है कि ये कितना पुराना है, ठीक है। एब्सोल्यूट डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। तो अगर यूरेनियम ज़्यादा है लेड से, तो वो क्या होगा, अगर यूरेनियम ज़्यादा होगा लेड से इन रॉक्स में, सेडिमेंट में, तो वो क्या होगा, न्यूअर फॉसिल होगा कि ओल्डर फॉसिल होगा, वेरी गुड, ठीक है, वो न्यूअर फॉसिल होगा, ठीक है। और अगर लेड ज़्यादा है यूरेनियम से, तो वो क्या होगा, ओल्डर फॉसिल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि फॉसिल हमारे कितने क्या पुराने हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है, रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट करता है, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब कि जो सेडिमेंट्स, जो मिनरल्स हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं वन ओवर द अदर, लाइक लेयर फर्स्ट, लेयर सेकेंड, लेयर थर्ड, ये मैं फॉर एग्जांपल लिखा रही हूँ, ठीक है, लेयर 5, ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ सच टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन रॉक्स को हम क्या बोल देंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। मोस्टली फॉसिल्स आर फाउंड, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाने को दे सकते हैं कि किस में पाया जाता है, फॉसिल्स आर फाउंड इन फर्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री बोथ, तो आपको पता होना चाहिए सेडिमेंट्री में, ये तो याद हो जाना चाहिए। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट, भाई हर चीज़ गई ना, डायनासोर गया, बहुत सारे ऐसे एक्सटिंक्ट होते गए, ठीक, who probably died during the formation of particular sediment. A study of fossil, तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग का एग्जाम ना, A study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period, मतलब कि कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड था, ठीक है, मतलब बहुत सारे पीरियड्स आए ना, एक टाइम था डायनासोर का टाइम था, एक टाइम है हमारा टाइम है, उससे भी पहले और भी पहले का टाइम हो, तो डिफरेंट पीरियड्स आए, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। सम ऑफ देम रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, डायनासोर के बारे में तो सबको पता होगा, मूवी भी देखी होगी। द स्टडी सोज दैट लाइफ फॉर्म्स, इस स्टडी से ये पता चलता है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम रहे होंगे, इवोल्यूट करे होंगे, वो ओवर टाइम एंड सर्टेन टाइम फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब
किसी पीरियड में कोई पाया जा रहा है, किसी पीरियड में कोई पाया जा रहा है। उसके बाद क्या अभी डायनासोर पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं। अभी हम लोग का टाइम है, अभी हमारा टाइम चल रहा है, अभी हमारा जियोलॉजिकल पीरियड चल रहा है। एक टाइम था डायनासोर का जियोलॉजिकल पीरियड था। न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब सिंपल चीज़ वही चीज़ कह रहा है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अराइज एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इवोल्यूशन इस तरीके से धीरे धीरे होता चला गया। क्लियर? इजी बहुत है ये, बस ये है कि इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कृष्णकांत बेटा समझ में आ रहा है? कृष्णकांत क्लियर कर दीजिए हमको थोड़ा सा। Generally, fossils found in older rocks are of simpler types, ठीक? Simpler types and found in newer rocks are of complex types. कितने लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करिएगा, बस हाथ खड़ा करिएगा। बहुत ही सिंपल है। कितने लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा है? तुमको नहीं समझ में आ रहा? सॉरी अवनीश, समझ में नहीं आ रहा है ये? अरे पहली लाइन का मतलब बहुत इजी है भाई। तुमको आ रहा है ना? सेंटेंस का मतलब तो सबको समझ में बताओ बताओ। कि जो ओल्ड रॉक्स होते हैं उसमें जो फॉसिल प्रेजेंट होता है वो सिंपलर टाइप में होता है, क्यों? क्योंकि मे बी हम उसका स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अरे भाई पापा जी रख के कह रहे ना। सिंपलर टाइप मतलब ये बताओ, हम लोग सिंपल है, हम लोग क्या अब हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं कि सिंपल है? पहले प्रोकैरियोट्स आए हैं, फिर यूकैरियोट्स, फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे सेडिमेंट हुआ है। डायनासोर भी तो कॉम्प्लेक्स ही है ना। हम लोग उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं बेटा। तुम्हें क्या लग रहा है ह्यूमन ऐसे ही है? तो तुम लोग अपने आप को हल्के में ले सकते हो, हम तो नहीं लेते हैं सीरियसली। ह्यूमन ब्रेन को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सा डिलेमा में हैं, जाके इस पे स्टडी कर लीजिएगा। बाय फॉसिल्स वी कैन स्टडी, फॉसिल्स से हम स्टडी कर सकते हैं इवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ एनिमल्स। ये तुम लोग लिख लेना ये वाली लाइन, ठीक है? स्टडी द इवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्स, एलिफेंट, मैन। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मतलब कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ थी वो हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स कौन कौन से थे? फॉसिल्स के भी टाइप रहे होंगे, ठीक है? अनअल्टर्ड फॉसिल मतलब कि जो वेट आइस में जो एज इट इज़ पाए गए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, उन्हें हमने क्या बोला? अनअल्टर्ड फॉसिल। फॉसिल विच आर प्रिजर्व्ड इन देयर ओरिजिनल और इंटैक्ट, जैसे कि थे वैसे ही आइस में, वैसे बहुत कम इस तरीके से मिलते हैं। वूली मैमोथ पता है किसी को क्या थे? रिलेटिव ऑफ एशियाटिक एलिफेंट। वेरी गुड, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा वूली मैमोथ, ठीक है? कब पाए जा रहे थे? 25,000 ईयर्स बिफोर एक्सटिंक्ट फॉसिल्स वर फाउंड इन साइबेरियन रीजन में पाए जा रहे थे, ठीक? पेट्रीफाइड फॉसिल क्या हुए? जिसमें क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ, ऑर्गेनिक और सॉफ्ट पार्ट्स नहीं पाए गए। इसमें क्या क्या डिपोजिशन मिला? हार्ड पार्ट्स लाइक बोन्स मिले, टीथ्स मिले, सेल मिला, वुड मिला। ये सारी चीज़ें जब डिपोजिशन हुई उनको हमने क्या बोला? पेट्रीफाइड फॉसिल, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल फाउंड इन पेट्रीफाइड फॉसिल। अभी पता है, बाद में याद रखना। मोल्ड फॉसिल क्या कह रहे हैं? ओनली एन इम्प्रेशन, मतलब उसका कुछ इम्प्रिंट टाइप का कह सकते हैं, ठीक है? ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी अगर प्रिजर्व किया गया वेट सॉइल में तो इसको हमने क्या कहा? मोल्ड फॉसिल, ठीक? कास्ट फॉसिल, टाइप्स ऑफ फॉसिल हैं ये। कुछ मिनरल्स अगर उस मोल्ड में डिपॉजिट हो गए तो उसको हमने क्या बोला? कास्ट फॉसिल। मतलब जो हमारे ये जो साइंटिस्ट ये वाले थे जो कि ये सारी चीज़ें ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं,
इवन ये फीकस और एक्सक्रीटा पा जाए तो उसकी स्टडी करके भी पता लगा लेते हैं कि कब फॉसिल, कौन सा फॉसिल किस टाइम का है। समझ रहे हो, ये सब ह्यूमन ही करते हैं। कैप्रोलाइट्स बोलते हैं इसे, ये याद रखना पड़ेगा। प्रिंट फॉसिल, फॉसिलाइज्ड इम्प्रेशन ऑफ अगर फूट, विंग्स, लीव्स, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। अब ये जो फॉसिल की एज है कैसे कैलकुलेट की गई, ठीक है। टू फाइंड आउट द करेक्ट एज ऑफ फॉसिल, अगर हमें करेक्ट एज ऑफ फॉसिल निकालनी है, जो अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि करेक्ट एज ऑफ फॉसिल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच फॉसिल्स आर फाउंड। मतलब जो रॉक्स हैं वो किस किस टाइम पर पाई गई, इस तरीके से हम फॉसिल्स की स्टडी कर देते हैं। रॉक्स कंटेन, रॉक्स के पास क्या होगा, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे मैंने बताया था यूरेनियम, अगर बहुत पुराना फॉसिल है तो उसके पास लेड, उसमें लेड मिलेगा, अगर नया फॉसिल है तो उसमें यूरेनियम मिलेगा। ठीक है, रॉक्स कंटेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिके एंड कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट रेट पे होता रहता है फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ भी हो डायरेक्टली रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है। ठीक है, उसी वजह से तो क्या होगा, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो? इट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट how long it will take for half the quantity of the element to change into its stable form। मतलब कि यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने लॉन्ग, मतलब कितने पुराने हाफ द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब इनकी हाफ लाइफ ने टाइम लिया स्टेबल होने में। एक होता है हमारा कार्बन 14 और एक होता है एंड दिस टाइम इज नोन एज, तुम लोग इसका नोट कर लेना, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द हाफ क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट टू चेंज इनटू, मतलब कि जो टाइम लगा उससे कितना हाफ टाइम, अगर जो टाइम कैलकुलेट किया उसका हाफ किया, उसको हमने क्या बोला, हाफ टाइम। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। आफ्टर एनदर हाफ टाइम, जब दोबारा हाफ टाइम पास हुआ तो हमने उसको क्या बोला, फिर डिके हुआ और ओरिजिनल अमाउंट का क्वार्टर रह गया। ठीक है, उसका क्वार्टर रह गया। हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड, यहाँ देखिए आप, जो आप बता रहे थे ना कार्बन 14, कार्बन 15, स्टेबल फॉर्म पूछ रही थी मैं। जैसे ये कार्बन 14 क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है, उसकी स्टेबल फॉर्म क्या होगी, N14 होगी। फॉर एग्जाम्पल हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, अगर इसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है तो हाफ ऑफ द कार्बन 14 कन्वर्ट इनटू इट्स स्टेबल फॉर्म N14 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज ऑफ रॉक्स बाय रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन अ सैम्पल ऑफ रॉक्स। ये सारे मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यूरेनियम लेड मेथड, रेडियो कार्बन मेथड, पोटेशियम ऑर्गन मेथड, इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस मेथड। पढ़ लीजिए इसको। एक मेथड में बता चुकी हूँ, रेडियो कार्बन मेथड हो गया और एक यूरेनियम लेड मेथड हो गया। आर्कियोप्टेरिक्स किसी ने कभी देखा है? मिसिंग लिंक है। अच्छा, जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए मिसिंग लिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। एक मिनट बता रहा हूँ। मिसिंग लिंक होता है, आपको याद ये रखना है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का ये मिसिंग लिंक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग लिंक विच आर नॉट फाउंड, मतलब कि ऐसा लिंक जो कि प्रेजेंट टाइम में नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए हम उसको मिसिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है,
इट्स फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड्रियास वेगनर फ्रॉम बवारिया इन जर्मनी। नीट वाले इसको याद रखें, उनके में ये क्वेश्चन बन सकता है, और आप लोग भी याद रखिए क्योंकि आपको लिखना होगा। इट वॉज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ जुरासिक पीरियड, ये भी आपको याद रखना है। जुरासिक पीरियड की रॉक में ये पाए जा रहे हैं, जुरासिक पीरियड की रॉक में ये पाए जा रहे हैं। एवियन के क्या कैरेक्टर्स थे इनमें, बर्ड्स के क्या कैरेक्टर्स थे इसमें? बर्ड्स के फेदर था बॉडी में, ठीक है, जॉज मॉडिफाइड हो गए बीक में, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम क्या होता है पता है? 4 लिम, हिंड लिम क्या होता है? 4 लिम ये मतलब आगे वाला जो होता है, और हाँ हैंड होता है, आगे वाला पार्ट होता है हैंड। हिंड लिम्स बिल्ड इन एवियन प्लान, ठीक है। अभी कनेक्ट करा देंगे हम तुम्हें, आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें, अब हमने सीधे बता दिया तो अभी तुम्हें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। Evolution of horse was described by C. Mars, ठीक है। Many evolutionary changes हुए observed in horse, ठीक। इनकी बॉडी हाइट, इनकी हाइट बढ़ी, ठीक है, लेंथ ऑफ नेक एंड लेग्स बढ़ा, रिडक्शन इन नंबर ऑफ टोज हुए, फिंगर्स हुए, डेवलपमेंट ऑफ रनिंग हैबिट हुई धीरे धीरे, हाई क्राउन ऑन टीथ, मतलब क्राउन मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके से जगह हुई इनके खाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, इनलार्जमेंट इन साइज ऑफ ब्रेन हुआ, ठीक है। ये देखिए डायग्राम आ गया है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आता है नीट में। मॉडर्न हॉर्स को क्या कहते हैं और ओल्डर हॉर्स को क्या कहते हैं, ठीक है। अब आपके काम की चीज़ आई है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। मॉडर्न हॉर्स को हम कहते हैं इक्वस, दिख रहा है ना, इक्वस। और इससे पहले वाले को सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? इयोहिपस, ठीक है। इनके पास 4 टोड थे, फॉक्स जैसा दिखता था ये। फिर उसके बाद मीजो हिप्पस, सिप लाइक थे ये, ठीक है। फिर मैरीकिपस, डंकी लाइक थे। फिर उसके बाद प्लायोहिप्पस, पोनी लाइक थे। और फिर उसके बाद इक्वस, मॉडर्न हॉर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तुम लोग को भी एक पूछ लिया अगर कि हॉर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आपको ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं सीक्वेंस याद होना चाहिए। मॉडर्न हॉर्स का नेम, मॉडर्न हॉर्स का नेम मोबाइल में ना देखें, सामने से बताएं। मॉडर्न हॉर्स का नेम इक्वस, और सबसे ओल्डर इयोहिपस। नाम तो बेटा याद करने पड़ेंगे, अभी तो बायोलॉजिकल नेम बहुत सारे आएंगे, सारे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑन अर्थ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑन अर्थ। इसको आप डायरेक्टली एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। टाइम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, 6 एरा, सम एरा फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। पीरियड्स ऑफ recent era are divided into smaller time spans called epoch, मतलब एरा, पीरियड और एपोच, ठीक है। इंटेंस
जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अकर हुए हैं अर्थ पे ऑन टाइम टू टाइम इन विच मोस्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म पेरिस्ड आउट। जो पुराने वाले थे वो जाते गए ना, डायनासोर प्रेजेंट है क्या, एंड द फ्यू रिमेनिंग वंस, और नए वाले धीरे धीरे बनते गए। यही कहते हैं, यही होता है क्या, जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, वैसे नॉर्मली इवोल्यूशन। एंड वेरीड ऑर्गेनिज्म, दीज डिस्टर्बेंस, इसको कह सकते हैं रिवोल्यूशन एंड कैटाक्लिज्म। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से नीट में कि व्हाट इज़ कैटाक्लिज्म, तो इसका डेफिनीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंटेंस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुए, टाइम टू टाइम जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे वो पेरिस्ड हुए और जो नए ऑर्गेनिज्म थे वो बनते गए। इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन या कैटाक्लिज्म, ठीक है। द टाइम बिफोर पेलियोजोइक एरा इज नोन एज प्री कैम्ब्रियन एरा बिकॉज द फर्स्ट पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इज कैम्ब्रियन। इसको हम आगे देखते हैं। चीज़ें शुरू होती हैं यहाँ से, दिख रहा है सबको, विजिबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। इस पे अभी नहीं, हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये समझ लीजिए बहुत सारे एग्जाम्स में ये के लिए इम्पोर्टेंट है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो आगे आके बैठ जाओ। देखो यहाँ से एजोइक, ठीक है, एजोइक, पहले यहाँ से देखिए एरा, ठीक है, एरा इधर वाला एरा, ये वाला पीरियड है, ये एपोस है, ठीक है, और ये लाइफ फॉर्म्स जो पाए गए, ठीक। अब चीज़ें शुरू होती हैं ये यहाँ से, ठीक है। एरा एजोइक, एजोइक एरा जब है, नो लाइफ ओनली केमिकल एवोल्यूशन टुक प्लेस। ये आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए नीट वालों को। आर्कियोजोइक में क्या है, प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेटेड एंड डोमिनेटेड, यूकैरियोट्स ऑल्सो इवॉल्व्ड, एरा ऑफ इनविजिबल। मेनली ये याद रखना है कि किस एरा में क्या क्या लाइफ फॉर्म्स आए हैं, ठीक। प्रोटोजोइक में क्या हुआ है, ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोवा, स्पंजेस, सीलेंट्रेट, एनालिडा एंड मोलस्का। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आएगा कि प्रोटोजोवा कौन से एरा में आया, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोटोजोइक एरा में आया। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में हमारे कहाँ से हैं, सबसे पहले कैम्ब्रियन एरा। कैम्ब्रियन एरा में हमारे ऑर्थोपोड्स डोमिनेट, पूछा गया ऑर्थोपोड्स डोमिनेट इन विच पीरियड एंड एरा। पहले पीरियड भी याद रखना है, एरा भी याद रखना है, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि पेलियोजोइक में कौन कौन से हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये सारे क्या हैं, पीरियड्स किस में पाए जा रहे हैं, पेलियोजोइक एरा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डोविशियन में हमारा कौन कौन से हैं, जॉइंट मोलस्क पाए जा रहे हैं और फर्स्ट वर्टिब्रेट जॉलेस फिश पाई जा रही, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स। सिलुरियन में क्या पाया जा रहा है, हमारा ओरिजिन ऑफ ट्रू फिशेस, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवोनियन, गोल्डन एज ऑफ फिश, तो ये पूरा आपको अच्छे से याद करना है। कार्बोनिफेरस, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस आए इसमें, ठीक है, एम्फीबियंस वर डोमिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सीड प्लांट कहाँ से, और एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। पहला सीड प्लांट कब आया, तो कार्बोनिफेरस, ठीक। पर्मियन तुम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बना के देख सकते हैं कि इस एरा की ये कब कब चीज़ें हैं, आप टेबल फॉर्म में बताइए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद भी होनी चाहिए एकदम। पर्मियन, ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, ठीक। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपीयर्ड, ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स कब, तो पर्मियन एरा क्या था हमारा, पेलियोजोइक, और हमारा क्या कहते हैं पीरियड क्या है, पर्मियन। अब मीजोजोइक, मीजोजोइक में कौन कौन से हैं हमारे, एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक,
ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जुरासिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये पता ही होगा। ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड ओविपेरस मैमल्स। जिम्नोस्पर्म और फर्न्स किस में डोमिनेट हुए? जुरासिक में। डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स एंड ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टूथेड बर्ड्स, मेनली ये डोमिनेंस, ये तो याद रहेगा, इसमें तो कुछ भी मुझे नहीं लगता ये याद रखने वाली चीज़ है। क्रिटेशियस, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। क्रिटेशियस, मेसोजोइक। मेन याद रखना पड़ेगा यहाँ से कि कौन सा क्या कहते हैं एरा था, ठीक है, क्योंकि जुरासिक तो चलो याद रहेगा, क्रिटेशियस भी याद हो जाएगा। ये मत भूलना कि कौन से एरा में ये आए थे, ठीक है। मॉडर्न बर्ड्स आए, एंजियोस्पर्म्स आए, और ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स। अब आया इपोच। इपोच केवल इसमें डिप है, जो हमारा ये सीनोजोइक है एरा, इसमें सिर्फ एपोच है। अभी तक आप लोगों ने क्या एपोच को देखा? नहीं देखा ना, कि ये फर्दर पीरियड हमारा एपोच में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, सीनोजोइक वाला ये याद रखिएगा कि टर्सरी और क्वाटरनरी में डिवाइडेड है। अब टर्सरी भी हमारा किस में डिवाइडेड है? 5 एपोच में डिवाइडेड है। पेलियोसिन, हियोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स, इयोहिप्पस अपीयर्ड। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है? वैसे तो सभी पढ़ लेना, क्योंकि कब किससे क्वेश्चन बना दे नहीं पता है। राइज ऑफ मोनोकॉट्स जैसे है, ओलिगोसिन, ठीक है। पियोसिन में हमारा एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन आ गए, अपीयर्ड हो गए। अब शुरू हुई क्वाटरनरी एज, प्लिस्टोसीन एज, जिसमें आइस एज थी, और एज ऑफ मैन जो हम लोग हैं आज, होलोसीन। ह्यूमन अपीयर्ड, सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन स्टार्टेड, मेंटल एज एंड सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमंस आ गई, होलोसीन। मतलब कि हम लोग अभी होलोसीन एपोच में है, क्वाटरनरी पीरियड में, और सीनोजोइक एरा में, एज ऑफ बर्ड्स। और हाँ, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, सीनोजोइक एरा, एज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, एंजियोस्पर्म, ठीक। मेसोजोइक, एज ऑफ रेप्टाइल्स। पेलियोजोइक, फिर प्रोटोजोइक, और ये स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से, ख़त्म वहाँ पे है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।